लेकिन सबसे पहले गुलरेज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागलपुर की रैली भी हमने दिखाई और नोएडा में किस तरह से एक पोलिंग बूथ पर नमो फूड के पैकेट बांटे जाते हुए नजर आए, वो भी हमने अपने व्यूअर्स को दिखाया। और जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो सवाल यह भी उठता है कि जीत के लिए किसी भी तरह का हथकंडा इस्तेमाल करने के लिए तैयार क्यों नजर आते हैं उम्मीदवार, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। इस बार सवाल आपसे है, क्योंकि मामला आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है। देखिए समीर जी, मैं बड़ा आपको स्पष्टता बताऊंगा कि हमारी पार्टी 10 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और 10 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं वो धंधे रोजगार भी करते हैं। तो उनमें से किसी ने अपनी होटल का नाम रखा है, रेस्टोरेंट का नाम रखा है नमो रेस्टोरेंट, नमो होटल या नमो फूड्स, तो उसमें कोई आपत्ति का विषय नहीं है। मैं तो पंखुड़ी पाठक जी से कहूंगा, गुलरेज जी, उसमें आपत्ति की कोई बात नहीं है, लेकिन आपत्ति तब हो जाती है जब आज मतदान हो रहा है, वोटिंग हो रही है और पोलिंग बूथ पर वोटर्स के बीच में नमो फूड पैकेट बांटे जा रहे हैं। ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? आपके कार्यकर्ताओं को क्या इतनी समझ नहीं है? मैडम थोड़ा समय दें। देखिए, आप इंदौर से भोपाल जाएं, नेशनल हाईवे पर बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है पप्पू का ढाबा। मैं पंखुड़ी जी से कहता हूं कि सीहोर और उस तरफ की सीट पे जब चुनाव हो तो पप्पू फूड आप बांटते, हम आपत्ति नहीं उठाएंगे। सर, आज वोटिंग हो रही है, पोलिंग बूथ पर बांटे गए थे फूड पैकेट। कांग्रेस पार्टी पप्पू फूड बांटे। गुलरेज तंज कांग्रेस पार्टी पर तंज कसने के लिए और भी आपको बहुत दिन मिलेंगे, लेकिन आज आपको नहीं लगता कि आज थोड़ी सीरियस बात करनी चाहिए, थोड़ा सा गंभीर हो जाना चाहिए जब इस तरह की चीजें हमारे सामने आती हैं, और कम से कम ये कहना चाहिए एज अ पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन, एज अ बीजेपी स्पोक्स पर्सन, कि भाई इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, अगर हुआ है तो गलत हुआ है। पंखुड़ी पाठक, क्या इस जिम्मेदारी भरे बर्ताव की उम्मीद ना की जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी से आज के इस दौर में? सबसे पहले तो गुलरेज साहब जो बात बोल रहे थे उससे मुझे लगता है आपके दर्शक समझ गए होंगे कि आचार संहिता का और इस देश के कानून का कितना सम्मान ये करते हैं। जिस तरह से ये आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे थे और उसके बाद उसका मजाक बना रहे थे। पहली बार शायद हमने देखा है कि किसी चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के इतने मामले आए हैं, और ज्यादातर मामले एक ही दल से आए हैं। अब ये कल आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने जो मोदी जी के ऊपर एक प्रोपेगेंडा पिक्चर बन रही थी उस पर रोक लगाई। फिर एक नमो टीवी के नाम से एक चैनल चल रहा था जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी कि कहां से उसका पैसा आ रहा है, कहां से वो चैनल चल रहा है बिना लाइसेंस के। तो जिस तरह से इस तरह के जो गलत गैर कानूनी जो मापदंड हैं उनको इस्तेमाल करके ये चुनाव को पलटने की कोशिश की जा रही थी। मुझे लगता है कि जनता उसको पूरी तरह से समझ रही है और आचार संहिता के उल्लंघन के किसी भी मामले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और उसका मुझे नहीं लगता कि मजाक उड़ाना चाहिए। नहीं पंखुड़ी पाठक, ये जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है ये तो दोनों तरफ से नजर आ रहा है ना। मायावती जब सहारनपुर पहुंचती हैं तो मुसलमानों से वोट की अपील करती हैं, तो धर्म के नाम पर वो भी वोट मांगती हुई नजर आती हैं कहीं ना कहीं। तो ये तो दोनों तरफ से हो रहा है ना। बिल्कुल, आप एकदम सही बात कह रहे हैं। जिस तरह से धर्म के नाम पे अगर मायावती जी वोट मांगती हैं, उसकी भी शिकायत लोगों ने करी है चुनाव आयोग में, एकदम गलत है। अगर आप ये कहते हैं किसी धर्म के लोगों को आप ये बताते हैं कि आप यहाँ वोट डालिए, उसी तरह से अगर आप भाजपा को देखेंगे, भाजपा के छोटे मंत्री छोड़िए प्रधानमंत्री खुद इस तरह की बातें करते हैं। पोस्टर भी याद होगा जो पटना में लगा था कांग्रेस पार्टी की ओर से, जिसमें कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे उनकी जाति बता करके पोस्टर को प्रोजेक्ट किया गया था। याद होगा आपको वो पोस्टर? पंखुड़ी जी, वो पोस्टर याद होगा आपको? कोई समर्थन नहीं करते, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात एक एक करके बोलिए तभी सुन पाएंगे। नहीं, मुझे लग रहा है शायद सवाल आपने मुझसे पूछा था इसलिए मैं जवाब। गुलरेज शेख, आप ये ना भूलिए कि आप TV9 भारतवर्ष पर बैठे हैं, प्लीज। जब कोई दूसरा प्रवक्ता बोल रहा है, कोई और मेहमान बोल रहा है, तो बीच में बोलने की कोशिश मत कीजिए, वरना हम ऑडियो डाउन कर देंगे। ये चीख चिल्लाहट वाला चैनल नहीं है। प्लीज एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ पल पल की अपडेट तमाम 20 राज्यों से 91 सीटों से जहां पर आज मतदान हो रहा है वहां से भी हम लेकर आएंगे। आप कहीं ना जाइए।
स्वागत है आपका। आदेश देश का इसलिए क्योंकि आज मतदान हो रहा है। लोकतंत्र के इस महापर्व में मताधिकार का प्रयोग करते हुए देश भर के वोटर्स नजर आ रहे हैं। जम्मू आपको लिए चलते हमारे सहयोगी अंकित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, अभी तक का मतदान प्रतिशत जम्मू में क्या कहता है? कितने बढ़ चढ़कर लोग यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने के लिए, वोट करने के लिए? 9 बजे का है। ये जो दिन जिस तरीके से दिन चढ़ता रहेगा ये फीसद जो है ये बढ़ेगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना मौजूद है। रैना साहब, क्या लग रहा है आपको? आप यहाँ पे दौरा करने आए थे। सुबह से ही जम्मू कश्मीर के अंदर जो 2 लोकसभा की सीटें, जम्मू पुंछ और बारामूला कुपवाड़ा, दोनों सीटों पर भारी मतदान हो रहा है। लोगों ने सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर का इंतजार किया, अपने वोट दिया। और चाहे बारामूला कुपवाड़ा के अंदर बंद की कॉल थी, धमकियां दी गई आतंकवादियों द्वारा, अलगाववादियों द्वारा, लेकिन लोगों ने नहीं माना। जम्मू कश्मीर की जनता ने मजबूत हिंदुस्तान के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपने बेटर फ्यूचर के लिए वोट दिया है। लोगों ने स्ट्रांग इंडिया के लिए वोट दिया है। ये भारतीय लोकतंत्र की जीत है, अलगाववादियों की और आतंकवादियों की हार है। जिस तरीके से कश्मीर के अंदर थ्रेट आती है, बंद की कॉल आ जाती है, और आज देखा जा रहा है, तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश करें कि लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे और वोट कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? बारामूला कुपवाड़ा सीट में बड़ी धमकियां दी गई, लेकिन लोगों ने उनको नहीं माना और बढ़ चढ़कर आज मतदान में भाग लिया। ये भारतीय लोकतंत्र की जीत है, यह हमारे देश की जीत है, यह हिंदुस्तान की जीत है, और ये पाकिस्तानियों की, अलगाववादियों की और आतंकवादियों की हार है। ये हमारे हिंदुस्तान की जीत हाल ही में है, हमारे तिरंगे झंडे की। आरएसएस समर्थक नेता चंद्रकांत जी समेत 3 लोगों की मौत हुई थी आतंकी हमले में, और इस बीच ये वोटिंग हो रही है। जरा उनसे पूछिए कि क्या लोगों के बीच में वो खौफ दिख रहा है, या फिर उस खौफ से परे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वोटर्स पहुंच रहे हैं? सिक्योरिटी किस तरीके की है ये भी बताइएगा। देखिए हमें जाना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, हमें जाना पड़ेगा क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। जी ठीक है अंकित, आप निकलिए वहां से, आप दूसरी जगह पर पहुंचिए, हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। तो जम्मू में पुंछ और कश्मीर में बारामूला, ये 2 सीटें हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है। टोटल 6 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में जहां पर मतदान होना है, उसमें से आज 2 सीटों पर वोटिंग चल रही है। और जो तस्वीरें नजर आ रही हैं अंजलि, वो तो यही जाहिर कर रही हैं कि लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। और हमारी सबसे अपील भी है कि अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप मतदान करेंगे तभी आपके पास हक रहेगा कि आप अपनी चुनी हुई सरकार से सवाल पूछ सकें। लेकिन ब्रेक्स अभी अंकित पर जाने से पहले हम लगातार ये चर्चा कर रहे थे कि चुनाव आचार संहिता जो है उसका उल्लंघन जिस तरह से होता हुआ नजर आ रहा है वो नहीं होना चाहिए, और एक जिम्मेदारी भरा रवैया हमारे राजनीतिक दलों को भी दिखाने की जरूरत है। जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो किया जाए। और गुलरेज शेख जो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो कुछ कह रहे थे, उनकी बात बीच में रुक गई, अटक गए। लेकिन गुलरेज, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बात यही हो रही थी कि एक जिम्मेदारी भरे बर्ताव की उम्मीद की जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी से आज के इस दौर में, या नहीं? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का समीर भाई इशू है, तो हम पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़े हैं, अपना व्यवहार भी वैसा ही है। मैं आपको उदाहरणतः बताता हूं, भुवनेश्वर में हमारे कैंडिडेट के ऊपर रेड हुई, हमने कोई आपत्ति नहीं ली। मध्य प्रदेश में पुलिस ने हमारे कैंडिडेट के बेटे के रेड करी, हमने कोई आपत्ति नहीं ली। नॉर्थ ईस्ट में रेड हुई, हमने कोई आपत्ति नहीं ली। मोदी बायोपिक को रोका गया, हमने ये नहीं कहा कि हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है या सौतेला व्यवहार कर रहा है चुनाव आयोग, परंतु हमारे विपरीत आप जाकर देखें, कांग्रेस पार्टी को 3.25 अरब रुपया भ्रष्टाचार का पैसा मिलता है, और ये लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग हमारे खिलाफ है। तो ये क्या इसको जिम्मेदारी कहते हैं? कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे अमेठी के विषय में भी, पंखुड़ी जी बड़ी वरिष्ठ हैं, उनसे मैं ये पूछूंगा कि श्रीमती स्मृति ईरानी जी चुनाव हारने के पश्चात 36 बार से ज्यादा अमेठी गई और काम किया। राहुल गांधी जी कितनी बार गए? तो जनता जो है वो सब कुछ देख रही है, वो जनता का जो ट्रेंड दिख रहा है, आप आज वोटिंग का ट्रेंड देखें, पंखुड़ी जी, प्रतिशत आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? सवाल आपसे पूछा गया है कि क्यों आपत्ति थी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के करीबियों पर, उनके आवास पर जब छापे पड़े थे, तो क्यों आपत्ति जताई और चुनाव आयोग पर क्यों सवाल खड़े किए?
देखिए, जिस तरह से आचार संहिता का लगातार जो उल्लंघन हो रहा है और अभी से नहीं कई दिन हो गए हैं, आपको याद होगा कि ये चुनाव आयोग ने एक ऑर्डर निकाला था कि जो हमारे जो जवान हैं, जो हमारे सैनिक हैं, उनके नाम पर या उनकी तस्वीरों को लेकर या हमारी सेना पर किसी भी तरह की राजनीति ना करी जाए। लेकिन उसके बाद आप देखिए राजनीति किसने करी। जो योगी जी हैं, जो कि मुख्यमंत्री हैं एक इतने बड़े प्रदेश के, वो कहते हैं भारतीय सेना को मोदी जी की सेना। उसके बाद एक और नेता उसको भारतीय सेना को मोदी जी की सेना कहते हैं। उस पर जवाब दीजिए। देखिए, ये तो गठबंधन इन लोगों ने जो बना रखा है सीबीआई के साथ, ईडी के साथ, और जो उसका दुरुपयोग हुआ है ये पूरा देश देख रहा है। सीबीआई में जिस तरह से इन्होंने डायरेक्टर के खिलाफ षड्यंत्र छापे में कुछ भी हासिल नहीं हुआ था आईटी की टीम को, यूं ही पहुंच गई थी 500 अधिकारियों की टीम अलग अलग ठिकानों पर। देखिए, पूरी तरह से ये षड्यंत्र है भाजपा का, क्योंकि कोई मुद्दे नहीं है उनके पास, और भ्रष्टाचार, क्योंकि राफेल के मुद्दे में जिस तरह से वो फंस रहे हैं, लगातार जिस तरह से राफेल का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, और क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात मान ली कि इस पे जो राफेल पे जांच होनी चाहिए, राफेल पर ले गई पूरे मामले को। नहीं, भ्रष्टाचार की, क्योंकि ये लोग बात करते हैं, दूसरे पार्टियों को भ्रष्टाचारी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये क्यों नहीं बताते कि नॉर्थ ईस्ट में मुख्यमंत्री के कॉन्वॉय में जो पैसा जाता हुआ मिलता है, जहां पे उत्तर प्रदेश में हरदोई में इनके नेता शराब बांटते और पैसा बांटते मिलते हैं मंदिरों के अंदर। तो जितना ज्यादा आचार संहिता का उल्लंघन भाजपा इस समय कर रही है, पूरा देश देख रहा है। इस तरह पंखुरी जी, राफेल मामले को सुप्रीम कोर्ट देख रही है ना, आने वाले समय में कुछ निकल करके भी सामने आएगा। लेकिन आप ये बताइए ना कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों के ठिकानों पर जो छापा पड़ा और उसमें जो 281 करोड़ से भी ज्यादा बेहिसाबी कैश रैकेट का खुलासा हुआ, उस पर जवाब देना होगा। प्रतिबंधित वन्य जीवों के खाल मिले हैं, लग्जरी गाड़ियां मिली हैं। जी, तो उस पे कार्रवाई करे, कौन रोक रहा है? सरकार उस पे कार्रवाई करे, किसी निष्कर्ष पे आए। क्योंकि देखिए, ये आरोप लगाना, इस तरह की बातें करना, पहले भी पिछली सरकार में आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े स्कैम्स के आरोप लगाते थे, बताते थे कि इतना इतना पैसा यहाँ छुपा हुआ है, दबा हुआ है। लेकिन इस सरकार में क्या हुआ? कौन सा स्कैम ये साबित कर पाए? ठीक है, गुलरेज शेख, बार बार कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाती है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो आपके कब्जे में है और उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्षियों को डराने धमकाने के लिए। इस पर मुझे लगता है आपको सफाई देनी चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन भारतवर्ष भी TV9 भारतवर्ष ने किया था कुछ दिनों पहले। उसमें आपकी पार्टी के भी सबसे ज्यादा 5 सांसद स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे। कांग्रेस पार्टी के भी 1 सांसद थे, 2 बड़े नेता थे जिनको हमने एक्सपोज किया था, लेकिन सबसे ज्यादा आपकी पार्टी के सांसद भी थे। यानी ये बात कहीं ना कहीं ये साबित करती है कि ब्लैक मनी का खुला खेल चल रहा है तमाम राजनीतिक दलों में, लेकिन आपको सिर्फ विपक्ष का भ्रष्टाचार नजर आता है। नहीं, देखिए समीर जी, हमको इस बात का बोध होना चाहिए कि भारत जो है उसको चलाते हैं भारत की संस्थाएं, और संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी कभी भी उंगली नहीं उठाती। आप देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की जो आपत्ति थी उसको रिजेक्ट किया। क्या हमने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया? आप बता रहे हैं कि भारतवर्ष, देखिए मीडिया भी एक इंस्टीट्यूशन होता है जो देश के लिए आवश्यक है, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। जब आपने स्टिंग किया तो हमने क्या आपके खिलाफ ऐसी बातें की जिस प्रकार की बातें रोज कांग्रेस पार्टी कई चैनल्स के विषय पे करती है? नहीं, हमारे खिलाफ आप क्या कर सकते हैं? हमने तो जो सच्चाई है उसको एक्सपोज कर दिया, लेकिन आपको जो करना चाहिए था वो आपने नहीं किया, ना ही कांग्रेस पार्टी ने किया। कायदे से ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि जिस जिम्मेदारी भरे बर्ताव की हम उम्मीद करते हैं वो नजर ही नहीं आता आजकल। नहीं, मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी कैंडिडेट किसी भी दल का हो, यदि वो गलत कृत्य करता है, उसको आपने एक्सपोज किया तो आप अभिनंदन के पात्र हैं। मैं कांग्रेस समेत देश की जनता को भी कहता हूं कि हमारा कैंडिडेट हो, कांग्रेस का हो, एक्सपोज हमने रामदास तड़स को भी किया था। आपने वर्धा से उन्हें टिकट दे दिया। ऑपरेशन भारतवर्ष आपने यकीनन देखा होगा, रामदास तड़स याद है आपको? शिकायत करेंगे। देखिए, टिकट मिला है उन्हें, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने किया, उसके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। परंतु जहां तक संस्थाओं की बात है, भारतीय जनता पार्टी संस्थाओं को अडिग मानती है। भारत आगे बढ़ते हैं हम चलेंगे। राहुल देव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। राहुल जी, आप किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को? ऑपरेशन TV9 भारतवर्ष ने जो किया था उसमें कई ऐसे चेहरे जो वर्तमान सांसद हैं उन्होंने कबूला था कि किस तरीके से काले धन का उपयोग वो करते हैं चुनाव कैंपेनिंग में। रामदास तड़स भी उनमें से एक थे। वर्धा से उनको बीजेपी ने टिकट कर दिया,
और यही बीजेपी कहती है कि हम भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसेंगे। मैसेज किस तरीके का जा रहा है जनता के बीच? देखिए, हमारे देश में सार्वजनिक जीवन में एक जो दोहरापन होता है, जहाँ असलियत कुछ और है और हम दिखाते कुछ और हैं, हमारी पार्टियां और हमारे राजनेता तो उसमें बिल्कुल माहिर हैं। इसको कौन नहीं जानता कि बिना काले धन के, बहुत भयानक विराट मात्रा में काले धन के भारत में चुनाव नहीं लड़े जा सकते। कोई भी ऐसा शायद उम्मीदवार नहीं होगा जो बिना काले धन के और बिना जो चुनाव आयोग ने सीमा निर्धारित की हुई है खर्च की, उसके भीतर रहकर चुनाव लड़ सकता हो। जीतना तो एक अलग बात है। तो असलियत यह है, वो सब जानते हैं। आपने जो ऑपरेशन किया उसने उस असलियत को अपने सारे भोंडे स्वरूप में उन्हीं लोगों के मुंह से निकलवा दिया। लेकिन वो कोई ऐसा सत्य नहीं था जो कोई जानता ना हो, वो बिल्कुल पहली बार सामने चीज़ आई हो। लेकिन एक सत्य जब सामने आता है तो कम से कम ये हमारी न्यूनतम अपेक्षा ये होती है, जो अपने को बड़ी पार्टियां कहती हैं, कि वो अपने इस कड़वे सच को स्वीकारे और कम से कम उन लोगों को तो सामने ना लाएं, उनको अब उम्मीदवार ना बनाएं जो एक्सपोज हो चुके हैं, जिनके बारे में ये हो चुका है, या फिर वो स्वच्छ होने का, स्वच्छता का दावा छोड़ दें। लेकिन चूँकि ये सारे देश की राजनीति में, सारी पार्टियों में ये प्रथा चल रही है, यही व्यवहार है, तो इसलिए इस पर एक उस सतही बातचीत और प्रतिक्रिया के अलावा कोई सचमुच कड़ी कार्रवाई करने को। राहुल जी, ये जो जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का, उनके दुरुपयोग का आरोप बार बार लगता है। जब कमलनाथ के करीबियों पर छापा पड़ा तो भी यही बात बार बार कही गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्या आपको लगता है वाकई इन आरोपों में दम है, ऐसा हो रहा है क्योंकि ज्यादातर विपक्षियों के भ्रष्टाचार जो हैं वो सामने आ रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं अपनी खाल बचाने की कोशिश है? समीर, ये बात भी हमारे लिए कोई नई नहीं है, पत्रकारों के लिए भी और देश के लिए भी, कि हमारी जो बड़ी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग होता है, राजनीतिक उपयोग उनका होता आया है, दशकों से होता आया है। उससे कांग्रेस भी मुक्त नहीं है। उसी के समय में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केज पैरट कहा था, यानी पिंजरे में बंद तोता, और बहुत सारी बातें कही गई हैं सीबीआई के बारे में, जाँच एजेंसियों के बारे में। लेकिन एक मोटी बात यह है कि अगर कोई एक छापे पड़े, छापों में अगर कुछ ना निकलता, तब तो ये कहा जा सकता था कि ये शुद्ध बदले की कार्रवाई है। लेकिन ये सही है कि आप बीजेपी से सवाल पूछ सकते हैं कि आप दुरुपयोग कर रहे हैं क्या, लेकिन जो निकला है, जो अगर 280 ज़्यादा करोड़ रुपए निकले हैं और बहुत सारी चीज़ें निकली हैं, उसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा जिनसे जुड़े हुए वो लोग हैं, वो चाहे कमलनाथ के सहायक हों या किसी और। बिल्कुल सही बात है। और हमारे साथ कुछ युवा छात्र नेता भी बैठे हुए हैं स्टूडियो में। मैं चाहूंगा कि इस तरह के मुद्दे जब सामने आते हैं तो युवा मन में क्या सवाल उठते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अरुण कुमार चौबे, आप भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से ताल्लुक रखते हैं, क्या आपको इन बातों में दम नजर आता है? क्योंकि 2014 में देखा हमने कि बीजेपी जब चुनावों में जा रही थी तो जमकर जीजाजी का भ्रष्टाचार, रॉबर्ट वाड्रा पर हमले हमें नजर आते हैं, लेकिन वो मामले 5 साल तक ऐसा लगता है कि सरकार उस पर सोई रही। अब 2019 से पहले हम फिर देखते हैं कि ईडी के छापे पड़ने लगते हैं रॉबर्ट वाड्रा के घर पर, दफ्तरों पर, और बातें, जानकारियां सामने आने लगती हैं कि ये मिला वो मिला। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसके बीच में मैसेज यही जा रहा है कि भाई ऐसा तो नहीं कि बदले की कार्रवाई हो रही है? देखिए, एक बात जनता समझती है कि जो 2014 के चुनाव के पूर्व की आप बात कर रहे हैं, तो चुनाव के पूर्व निश्चित तौर पे, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी ने इंडिकेट किया सुप्रीम कोर्ट के उस स्टेटमेंट को, तो उनके समय में राजनीतिक दुरुपयोग होता था। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जो सरकार है, इसमें सभी स्वायत्त संस्थाएं, स्वायत्त एजेंसियां अपने तरीके से बिना किसी राजनीतिक दबाव के, बिना किसी उसमें भेदभाव के काम कर रही हैं। और चूंकि एजेंसियों की कार्य करने का अपना एक शैली होता है, उनका एक समय होता है, या उनकी जो गति होती है, उससे वो काम करते हैं। रोहन, फिर आपकी पार्टी, क्योंकि आप एनएसयूआई से ताल्लुक रखते हैं, आपकी पार्टी ने तो सबसे ज्यादा इन 5 सालों में ये आरोप लगाया कि भाई जो एजेंसियां हैं उन पर केंद्र सरकार का कब्जा हो चुका है, सारे इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर दिया गया है। इसके पीछे क्या आप देखते हैं, क्या वजह? देखिए, सीबीआई पहले केस्ड पैरट था, लेकिन अब वो वल्चर बन चुका है और वो सिर्फ गिद्ध की तरह कांग्रेस पार्टी के नेताओं को टारगेट कर रहा है। हाँ। आप सीबीआई के अंदर ही देखिए, स्पेशल डायरेक्टर और डायरेक्टर दोनों एक दूसरे पर एफआईआर करते हैं करप्शन के केसेस में। पहली बात तो ये कि जब इन दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा था तो इन्हें सीबीआई स्पेशल डायरेक्टर बनाया क्यों गया? अब जब ये बन गए तो राफेल का जो कागज़ था डायरेक्टर के दफ्तर पे, उसको क्यों नहीं रिवील किया गया? कमलनाथ के दफ्तर पे छापा पड़ता है,
इतने पैसे कमलनाथ जी के पास कहाँ से आए ये तो अभी तक रिवील नहीं हुआ है। हम सभी जानते हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप सिंह जुदेव, तमाम बहुत बड़े बड़े नेता टीवी पर कैमरे के सामने पैसा लेते पकड़े गए हैं। नहीं, लेकिन अभी अभी आपने सुना होगा राहुल जी को, उन्होंने क्या कहा था कि ठीक है आप आरोप लगा दीजिए बीजेपी के ऊपर कि हो सकता है बदले की भावना में केंद्र सरकार ने ये कार्रवाई हमारे ऊपर की हो, जैसा कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती रही है, लेकिन आपके यहाँ से बहुत कुछ मिला भी है, इसे भी तो आप स्वीकार करेंगे ना, और इस पर एक जिम्मेदारी के साथ जवाब भी देंगे। क्या कुछ नहीं मिला? कितने ज्यादा कैश मिले हैं, और वन्य जीव जो है, प्रतिबंधित वन्य जीव है, उनके खाल मिले हैं, लग्जरी गाड़ियां मिली हैं, बहुत कुछ मिला है, पूरे आंकड़े सामने हैं। ये प्लांटेड एविडेंस है। कैश कमलनाथ जी के घर से नहीं मिला, कैश किसी कांग्रेस नेता के घर से नहीं मिला, कैश उनके ओएसडी के घर से मिला है, तो कोई भी प्लांट कर सकता था। तो मैं कदापि भी मानने को तैयार नहीं हूं कि वो कैश कमलनाथ जी या कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने अपने पास रखा। और महाराष्ट्र के चंद्रपुर से चुनाव लड़ रहे हैं हंसराज अहीर, केंद्रीय मंत्री भी रहे, वो इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। हिंदी में ये दर्शन लेकर निकला हूँ। अभी माता महाकाल के चरणों में प्रार्थना की है, जो मेरे चंद्रपुर की कुलदेवत है। यहाँ पर हम श्रद्धा के साथ में आइए, और ये श्रद्धा के साथ में मैं कहता हूँ कि माता महाकाली पुनः हमें जिताएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। इधर आ जाओ बेटा, तुम इधर आ जाओ। 2014 में 2014 it was the UPA government's corruption and the impopularity. This time around, what are the factors on which you are basing your campaign? आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। मेरा आग्रह है सभी हमारे नागरिकों को, सभी वोटर्स को, कि लोकतंत्र का ये उत्सव फलीभूत तब होता है जब वोटर पोलिंग बूथ पर जाकर विकास की कामना करते हुए अपना वोट देता है। मैं अनुग्रहित होंगी अगर हर परिवार से वोटर चल के आज पहुँचे, जिन जिन के यहाँ पर पोलिंग का आज दिन है, और अपना वोट वो बहुमूल्य आशीर्वाद दें। जहाँ तक कि आज लोकसभा के चुनाव की बात है, जनता जनार्दन चाहती है कि भारत के नवनिर्माण के संदर्भ में कोई विजन हो जो नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत की। उस विजन को प्रस्तुत करने के साथ साथ 5 साल के काम का ब्यौरा भी हमने दिया। ये हमारा प्रयास रहा इन 5 सालों में कि प्रत्येक वर्ष में, प्रत्येक माह में, प्रत्येक दिन हम अपनी जनता से जुड़कर जो काम कर रहे हैं उनको जनता के सम्मुख हम प्रस्तुत करें। अभिलाषी हैं कि जनता का आशीर्वाद एक बार फिर मिलेगा। 5 साल पहले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के प्रत्याशी बने और 5 साल उन्होंने प्रधान सेवक बनकर देश की सेवा की। हम आशावादी हैं। हम बहुत ही आज जितना प्रेम और सम्मान नरेंद्र भाई को मिला उसके लिए कार्यकर्ता के नाते आभार व्यक्त करते हैं, और एक बार फिर प्रधान सेवक की जिम्मेदारी उन्हें प्राप्त होगी, ऐसा मैं विश्वास रखती हूँ। राहुल गांधी के खिलाफ आपने क्या बोला? सब एक, हाँ रोहन, राहुल गांधी ने कल मैं इतना ही कहूँगी, भारतीय जनता पार्टी ने बार बार कहा राष्ट्र पहले, पार्टी बाद में, और अंत में मैं। और आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अमेठी लोकसभा क्षेत्र में नामांकन की इस प्रक्रिया में शामिल हो रहा है, चाहे वो वरिष्ठ हों जिन्होंने वर्षों से कांग्रेस के साथ संघर्ष किया, लाठियां खाई, जेलों में भर्ती हुए, जिनको प्रताड़ित किया गया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का युवा कार्यकर्ता हो जो एक नई उमंग के साथ भाजपा के संगठन को सशक्त करता है, चाहे वो महिला शक्ति हो भाजपा की जिन्होंने घर घर जाके विकास के कार्यों को पहुंचाने का काम किया है। हम एक संगठित परिवार के नाते सभी कार्यकर्ता आज हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से नामांकन भरने जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, मैं मात्र एक प्रतीक हूं कार्यकर्ता का। चुनाव मेरा संगठन, मेरा परिवार लड़ रहा है, वो परिवार जिसने वर्षों से कांग्रेस के भ्रष्टाचार के साथ संघर्ष किया, वो परिवार जिसने राष्ट्र को एकजुट रखने का संकल्प लिया, वो परिवार जो भारत के नवनिर्माण के प्रति समर्पित है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी संगठन और कार्यकर्ता का संस्कार मात्र एक, कि कार्यकर्ता चाहे किसी वर्ग का हो, किसी परिवार का हो, किसी भी समुदाय का हो, हम सब एक राष्ट्र, एक ध्वज और एक संविधान के अंतर्गत राष्ट्र निर्माण में समर्पित रहते हैं। अगर किसी को ये लगता है कि राष्ट्र की जनता
और उनके अपने संगठन के कार्यकर्ता उनका परिवार नहीं है, तो ये उनकी मानसिकता दर्शाती है। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे। अमेठी के गौरीगंज में जो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है वहां पर हवन किया है और अब से थोड़ी देर बाद वो अपने काफिले के साथ रोड शो करते हुए जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां पर पहुंचेंगी, कचहरी में जाकर अपना नामांकन दाखिल करेंगी। कल राहुल गांधी ने अमेठी से अपना पर्चा दाखिल किया था और राहुल गांधी को चुनौती दे रही हैं स्मृति ईरानी। 6 मई को अमेठी में वोट डाले जाने। बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं फर्स्ट फेज की वोटिंग की TV9 भारतवर्ष पर, और हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वहां के लोगों से बातचीत करा रहे हैं। हम चलेंगे कैराना का, हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अभिषेक वहां पर हैं, लेकिन उससे पहले लगातार जो पैदल समीर हमारे साथ जुड़ा हुआ है उससे हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे साथ राहुल देव जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन उससे पहले समीर हम कैराना चलते हैं, देखते हैं वहां पर अभिषेक क्या दिखा रहे हैं हमें। वहां पे कई सारे लोग मौजूद हैं। अभिषेक, जरा बताइए कि वहां के लोग जो हैं कितना बढ़ चढ़कर वोट कर रहे हैं, क्या कहती है वहां की जनता, मुद्दे क्या है इस बार? जी बिल्कुल, देखिए कैराना का ये बूथ है और धूप इस समय एकदम सर पर है, लेकिन इसके बाद भी लोग मुस्कुरा रहे हैं। इतनी धूप में ये मुस्कुराहट समझ में नहीं आ रहा, मामला क्या है? मजा आ रहा। कोई बड़ी बात नहीं है, देश के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या चुनाव देश के लिए हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है साहब, प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री के लिए हो रहा है। प्रत्याशी पे इतना ध्यान नहीं है जी, ये ओनली मोदी पे। ये तो आपका मानना है ना, और भी राय ले लें? हाँ जी, सबके लोग। आप बताइए भाई साहब, क्या राय है? जो सबकी राय है हमारी है। जो सबकी राय, यानी असली राय छुपा ली आपने? नहीं। अच्छा, विकास पे चुनाव है कि मोदी जी पे, किस पे चुनाव है? विकास पे है। विकास पे है ना, आप विकास पे कर रहे हैं। चुनाव किस पर है? नहीं, विकास किया जब तो इतनी दिलचस्पी है हमारे। किसने विकास किया है? मोदी जी ने। घूम के वहीं आए आप? हाँ जी। विकास और राष्ट्रवाद। इधर भी ये तो कुछ महिलाएं हैं, थोड़ा से। ये पहली बार वोट दे रहे हैं आप लोग या पहले दे चुके हैं? कई बार दे चुके हैं। अच्छा, कुछ विकास हुआ है इलाके में? अच्छा, वो आगे कह रही है बोलने के लिए। आप लोग बताइए भाई साहब, क्या जहन में मुद्दा सोच करके आए हैं? आप तो युवा हैं, पूजा पाठ करके आए हैं लग रहा है देख करके। बिल्कुल। हमारे जो मोदी जी है और योगी जी है, इन्होंने इस स्थिति को इतना मजबूत कर दिया है, गुंडागर्दी को, बिल्कुल उनके लिए वोट कर रहे हैं। आप गुंडागर्दी के लिए वोट करने आए हैं यहाँ पर? विकास का मुद्दा नहीं है? विकास तो 100% हो रहा है। वो तो हो रहा है। हमें अपने देश की तरक्की और अपने कस्बे में सुख शांति चाहिए, इसलिए हम जो है वोटिंग कर रहे हैं और हमारी शांति बनाए रखने की अपील है सभी से कि इसी के लिए हम अपना प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं जो देश को आगे ले जाए और पहले नंबर पर, वर्ल्ड में पहले नंबर पर। कैराना से प्रधानमंत्री की आवाज आ रही है, इधर भी बात करते हैं। आप लोग ये बताइए कि आप लोगों के लिए, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं, आप लोग क्या चुनने के लिए चुनने जा रहे हैं? सांसद चुनने? कौन सांसद चुनने जा रहे हैं? इनमें से कोई है? हाथ उठाइए। केवल प्रधानमंत्री। सांसद चुनने के लिए कोई आप में से नहीं? किसे चुनने जा रहे हैं? मोदी को ही चुनने। चाचा से बात करते हैं। चाचा, किसे चुनने जा रहे हैं, सांसद को या पीएम को? सांसद को। सांसद चुनने जा रहे हैं। और मुद्दा क्या है यहाँ पर? मुद्दा यही है हमारा, विकास का काम। विकास का मुद्दा है। कोई विकास होता भी है या विकास जब हम माइक लगाते हैं आप बोल देते हैं विकास का मुद्दा है? कुछ विकास हुआ है यहाँ पर? अभी तो फिलहाल सर यही देखते आ रहे हैं, बस विकास देखते आ रहे, होता है नहीं। बस देखते आ रहे हैं, होता नहीं है। बस ख्वाब में दिखता है कि जो ख्वाब में दिखता है। सही। तो कौन पहली बार वोट डालने आ रहा है? आप पहली बार वोट डालने आइए, इधर आइए। पहली बार वोट डालने वाले शख्स के जहन में क्या मुद्दा चल रहा है? मुद्दा ये है कि भ्रष्टाचार मिटना चाहिए। हाँ। और जब ये सब, तो आप कैराना में जो वोट डालेंगे उससे भ्रष्टाचार मिट जाएगा, आपको लगता है? नहीं, अगर मोदी सरकार आएगी तो फिर मिटने चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, आप मोदी जी के लिए वोट डालने आई हैं? हाँ, तो ठीक है। तो देखिए, इस तरह से अलग अलग रंग दिखाई पड़ रहे हैं। एक कतार है और अलग अलग रंग हैं। तस्वीर एक है, रंग अलग अलग हैं, और इन रंगों में गाढ़ा कौन है, फीका कौन है, इंतजार करना पड़ेगा फैसले के दिन तक के लिए। कैराना जहां पर आप मौजूद हैं, कैराना मॉडल जो है उपचुनाव के बाद लगातार चर्चा का सबब रहा और यह कहा जाता रहा कि भाई बीजेपी की जो ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स जिसका आरोप लगता है बीजेपी पर, उसका जवाब है कैराना मॉडल। तो वो आप जब यहां के मतदाताओं से बात कर रहे हैं, उनकी नब्ज टटोल रहे हैं, तो ऐसा महसूस हो रहा है क्या आपको इस बार भी? देखिए, जहां तक आपने कहा कि कैराना का मॉडल, तो कैराना का मॉडल ऐसा रहा है कि कैराना ही पूरे पश्चिमी यूपी और कभी कभी तो पूरे यूपी की जो चुनावी हवा है वो कैराना के बहने से बही है। लेकिन अब वो रह गया है। मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय मंत्री कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। उनको पूरी तरह से मोदी जी ने ठीक किया है, उनको पूरी तरह से ठोका है
और वो सत्ता के दलाल चीख रहे हैं, और उन सत्ता के दलालों के जो हितैषी हैं वो हितैषी भी हड़बड़ाए हुए हैं, परेशान हैं, निराश हैं। उनको एक बात का एहसास है कि ये जो सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लाबी में तालाबंदी मोदी जी ने की है, ये अगर ज़्यादा दिन रही तो हम तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। अभी तो सिर्फ ऑक्सीजन पे हैं, और उसके बाद दूसरी सरकार जैसे ही बनेगी वो ऑक्सीजन भी निकल जाएगी, क्योंकि देश के गरीबों के जनधन के आने पाई का हिसाब किताब तो मोदी जी करेंगे, वो तो छोड़ेंगे नहीं, ये भी ये जानते हैं। इस बात से ये पूरी तरह से संतुष्ट हैं। इसलिए जो है वो झूठ का पूरी तरह से एक हंगामा खड़ा करने की कोशिश है। लेकिन एक बात समझ लेना चाहिए कि झूठ का झाड़ सच के पहाड़ के नीचे बहुत दिन जिंदा नहीं रह पाता। तो मुख्तार अब्बास नकवी को आप सुन रहे थे, केंद्रीय मंत्री हैं और बेहद तल्ख अल्फाजों में टिप्पणी करते हुए नजर आए विपक्ष पर। पंखुड़ी पाठक हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। पंखुड़ी, आपने रुख देखा अभी मुख्तार अब्बास नकवी का, बीजेपी का रिएक्शन देखा, सीधे सीधे सत्ता का दलाल कहते हुए नजर आ रहे हैं विपक्षी नेताओं को। देखिए, नकवी साहब के शब्दों से सब समझ में आ रहा है कि कौन हताश है, कौन बौखलाहट में है और कौन परेशान है। नहीं तो आज के दिन अगर थोड़ा भी उनमें विश्वास होता कि उनकी पार्टी वापस आने वाली है तो इस तरह के उनके शब्द, वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। तो मुझे लगता है कि ये साफ जाहिर है और ये कोई नई बात नहीं है, भाजपा के नेताओं की आदत है। आज भी आप देखिए, 5 साल बाद भी अगर आप उनसे कुछ भी पूछे तो उनके पास कोई जवाब नहीं है ये बताने का कि हमने क्या किया, लेकिन सिर्फ विपक्ष को गालियां देना, उन पे अभद्र टिप्पणी करना, यही इनकी राजनीति यहीं तक सीमित होकर रह गई है। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है क्योंकि 5 साल पहले बहुत ही उम्मीदों के साथ इस सरकार को वोट दिया था। तो आपके इस सवाल का जवाब हम जरूर लेंगे बीजेपी के नेता गुलरेज जी से। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी है और एक अपील फिर से TV9 भारतवर्ष अपने तमाम व्यूअर्स से कर रहा है कि अगर अभी तक अपने घर से आप नहीं निकले वोट करने के लिए तो जरूर निकले वोट करने के लिए और हमारे साथ अपना एक 20 सेकंड का वीडियो भी साझा करें। आप इतना ढीले व्यवहार करेंगे तो मतदाता की जो शक्ति है वो कमजोर होगी, क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व चुनाव आयोग ही है। अगर चुनाव आयोग 1-2 व्यक्ति की पात्रता रद्द कर देता या थोड़ा सख्त एक्शन ले लेगा या ले लेगा तो मुझे लगता है कि बयानों पर रोक लगेगी। ये बड़ी अशोभनीय बात है कि हम अपने मानक प्रतिष्ठानों का उपयोग वोट लेने के लिए करें या हम धर्म के नाम का या जाति के नाम का इस्तेमाल करें। सर, जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी की बात हो तो दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं अलायंस की बात हो रही है, कहीं ना कहीं महागठबंधन की बात हो रही है। अभी तक कांग्रेस के अगेंस्ट ही आम आदमी पार्टी अब अलायंस के लिए तैयार कर रहे हैं। देखिए, इस देश में 5-6 वर्ष पहले जो विमर्श प्रारंभ हुआ था भ्रष्टाचार मुक्त भारत का और विकासोन्मुखी भारत का, 2 बातें चली थी, दोनों ही बातें हाशिए पर। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के स्वप्न की हत्या में हम भी अपराधी हैं, हमारे दामन पर भी चीट है, क्योंकि अब वो पार्टी और विचार तो है नहीं, अब वो एक आत्ममुग्ध, अहंकारी और असुरक्षित आदमी के यहाँ कैद एक संस्था है। जब तक उस कैद की मुक्ति नहीं होगी, चाहे लोकसभा चुनाव के बाद हो चाहे विधानसभा चुनाव के बाद हो, तब तक वहाँ कुछ प्रयास करना है, उस पर टिप्पणी करना अप्रासंगिक है। ये बड़ा ही छल है इस देश की आशाओं के साथ कि जिनके कभी खिलाफ थे, जिसके कारण ही देश के और विश्व भर के लोगों ने आपको समर्थन दिया कि आइए लड़िए, आज आप उन्हीं के दरवाजे पे 50 बार पहुंच जाते हैं कि हम आपके साथ हैं और आपको मना करते रहते हैं। तो ये बेसिकली करोड़ों लोगों की उम्मीदों का अपमान है और मुझे लगता है कि समय आने पर मतदाता भी इसका उत्तर देंगे और मुझ जैसा आदमी जिसे प्रायश्चित करना है, जब ठीक डायस बन जाएगा तो मैं इसका प्रायश्चित भी करूंगा। मैं सभी मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि अपने घर से निकलिए, हर चरण में निकलिए, क्योंकि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले हमको बेकार समझते हैं सियासतदान, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। तो अगर आप चाहते हैं कि 5 वर्ष आप अपनी सरकारों से सवाल पूछने का नैतिक अधिकार अपने पास रखें तो सबसे पहला काम यह कि आप वोट डाल के आइए, ताकि आप कह सकें कि आपको वोट दी थी और आपने मुझे मेरा पानी नहीं दिया, मेरी सड़क नहीं दी, मेरा अस्पताल नहीं दिया, मेरी शिक्षा नहीं दी, या मुझे भारत जैसा चाहिए था वैसा नहीं दिया। धन्यवाद। तो कुमार विश्वास को हम सुन रहे थे और कहीं ना कहीं जो नेताओं की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी होती है उस पर चोट करते हुए नजर आ रहे थे और आम आदमी पार्टी पर भी उन्होंने चुटकी ली, तंजिया अंदाज में उन पर तमाम आरोपों की बौछार की। 2 संवाददाता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र भाटी हमारे साथ मौजूद हैं, जो नैनीताल की सीट है, हरीश रावत और अजय भट्ट का जो मुकाबला है उस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल जितेंद्र भाटी के पास चलते हैं। जितेंद्र, पिछली बार जब हम आपके पास आए थे और जो वोटिंग परसेंटेज आ रहा था उस वक्त, क्या अब लोगों की भीड़ में वोटर्स का जो मूड कैसा है, पहले तो वो बताएं। और
मतदाताओं की जो लाइनें थी उसमें कुछ इजाफा हुआ है, जमकर वोट डाले जा रहे हैं वहां पर? सभी जरा अपना सवाल दोहराएंगे क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही थी। जी, वहां पर जहां पर आप खड़े हुए हैं नैनीताल की में जिस पोलिंग बूथ पर, वहां पर क्या अब वोटर्स की जो कतारें हैं वो बढ़ने लगी हैं, इजाफा हो रहा है वोटर्स? बिल्कुल समीर, आपको बता दूं कि 12 बजने को हैं और सूरज जो है बिल्कुल सर पे आ चुका है, लेकिन यहाँ वोटर्स का उत्साह है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो है एक तरफ आधी आबादी जो महिलाएं उनके लिए कतार लगी है, तो दूसरी तरफ जो है पुरुष लगे हुए हैं। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कुछ वोटर्स ऐसे भी हैं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जिन्होंने देश के पहले आम चुनाव में वोट डाला था। एक ऐसे ही मेरे साथ वोटर हैं जो पहली बार, आप पहली बार वोट डाल रहे हैं? जी हाँ। क्या नाम है आपका? सालू मिश्रा। शालू जी, ये बताइए कि जब आप वोट डालेंगी तो आपके जहन में क्या होगा, कौन से मुद्दे होंगे? हम ये नहीं पूछेंगे किस पार्टी को आप दे रहे हैं, कि मुद्दे क्या होंगे, आपके लिए क्या अहमियत रखते हैं? मेरे तो अच्छे ही मुद्दे हैं, जो अच्छा करके आया है वही जीते, वही विजयी रहे बने, बस मेरे लिए यही मुद्दा है। आप क्या चाहते हैं कि देश ज़्यादा सुरक्षित हो या रोजगार ज़्यादा मिले या ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं उसमें सुरक्षित मिले, हर रोजगार सबको मिले, जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिले, सुरक्षित रहे, सब मैं यही चाहती हूँ। और सहयोगी जो कैराना से जुड़े हुए उन्होंने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा था वहाँ के लोगों से कि जब वोटर्स वोट डालते हैं तो उनके जहन में सांसद चुनने की बात आती है या प्रधानमंत्री चुनने की बात आती है? चलिए जितेंद्र, जरा वहां मौजूद लोगों से पूछिए कि जब वो वोट करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं तो जहन में क्या है, अपने इलाके के लिए, अपने संसदीय क्षेत्र के लिए सांसद चुनने का या देश के लिए प्रधानमंत्री चुनने का, किस आधार पर वो वोट दे रही हैं? बिल्कुल अंजलि, यही सवाल हम अपने जो यहाँ पर लोग हैं उनसे पूछ लेते हैं। माता जी, आप वोट डाल चुके हैं क्या? हाँ, मैं वोट डाल चुकी हूँ। अच्छा, आप ये बताइए मुझे कि जब आप ईवीएम का बटन दबा रहे थे उस वक्त आपके लिए क्या अहमियत रखता था? आपका यहाँ का जो कैंडिडेट है वो, या आपको जो लगता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे जो काम करेंगे वो? हमें तो प्रधानमंत्री का ही लग रहा था, क्योंकि हर हर मोदी घर घर मोदी यही चलता है हमारा। तो आपके लिए क्या विकास ज़्यादा मुद्दे रखता है या फिर जिस तरह से चीज़ें होती हैं इस वक्त अगर देखा जाए तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कई बार राष्ट्रद्रोह की बात की जाती है, तमाम चीज़ें होती है। आपके लिए रोज़गार या विकास या अन्य जो वायदे किए जाते हैं, क्या आपके लिए, या 72,000 रुपये मिलेगा, किस तरह की चीज़ें आपके लिए अहमियत रखती है? ऑब्वियसली विकास के लिए ही हम लोग जाते हैं, रोजगार भी मिले, हर आदमी को रोजगार मिले, लेकिन मिला भी है, बहुत कुछ हुआ है बीजेपी के राज में, बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से हम कैराना का रुख कर लेते हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, वोटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और ये अच्छा भी है लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के उत्सव को वो मना रहे हैं अपना मताधिकार का प्रयोग करते हुए, और ऐसा लग भी रहा है कि कैराना के जो वोटर्स हैं वो बहुत जागरूक दिख रहे हैं। मुद्दों से जुड़ी बात आपने की होगी, सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या से कैराना जूझ रहा है, वो कौन सा मुद्दा है जिसके बारे में वोटर्स कैराना मॉडल समझा रहे थे इससे पहले जब हम उनके पास गए थे, लेकिन बात बीच में कट गई थी। अभिषेक, उसको भी पूरा करना है। जी बिल्कुल, देखिए समीर, सबसे अहम बात है कि कैराना मॉडल जो भी रहा है वो भी ऐसी, जैसे मेरी बात कट गई थी वैसे वो भी बीच में ही कट गया था। कैराना मॉडल शुरू हुआ था लेकिन बीच में कट गया था और नैरेटिव चेंज हो गया। अब जब चुनाव हो रहे हैं 2019 में, तो क्या फिर नैरेटिव वहीं पहुंचा या उससे हट गया है या कोई और मुद्दा आ गया है, ये समझ लेते हैं। एक बात हमें ये समझाइए कि आप बात करेंगे भाई साहब, नाम कैराना का जब नाम सुनते हैं दिल्ली के लोग तो कहते हैं कैराना वही है जहाँ पलायन होता है, जहाँ हिंदू मुसलमान होता है, यही सब मुद्दा है। कहीं भी चले जाओ यही पूछते हैं कि अब क्या माहौल चल रहा है वहाँ पे। तो आप बताएंगे, आप तो यहीं के रहने वाले हैं ना, तो आप जवाब देंगे, सवाल करेंगे। पिछले जब से योगी सरकार आई है, जब से बहुत ही सुधार हुआ है। व्यापारियों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है, लड़कियों को बहुत ही सुरक्षा हुई है। पहले कोई विकास तो अपना हो रहा है, पूरे जोर पे हो रहा है। दिख भी रहा है या हो रहा है? नहीं, हो रहा है, दिख रहा भी है। आपको भी दिख रहा है विकास तो चल रहा है। अच्छा, और इधर बात करते हैं, आप लोग बताइए कि ये जो आप भी लाइन में लगे हैं, थोड़ा इधर आ जाइए, आप भी लाइन में लगे हैं, इतना धूप है यहाँ, तो हालांकि टेंट की सुविधा है यहाँ पर, बाकी लोग धूप में भी हैं। इस पसीना बहा के जो वोट देते हैं इसका कुछ फायदा होता है? जी हाँ, बिल्कुल फायदा होगा, क्यों नहीं। आपको क्या फायदा हुआ? पर्सनली देखा जाए तो आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सड़कें बन रही है, कुछ भी बन रही है, जब तक हम वोट नहीं डालेंगे तो बन रही हैं सड़कें बन रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल बन रही है, हर तरीके से फायदा हो रहा है। आपको यहाँ आके ये नहीं कहता है कि पलायन का मुद्दा है, वोट दो? कोई बोलता है कि नहीं अभी बात? बोलिए भाई साहब।
अब नहीं बोलता है? नहीं जी। कोई और बोल, ये बात कोई कहता है भविष्य में ना हो इसलिए भी वोट दे रहे हैं। भविष्य में ना हो मतलब मुद्दा आपने पकड़ रखा है? बिल्कुल, छोड़ा नहीं मामला। ठीक है अभिषेक, हम आपके पास दोबारा आएंगे, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के नेता संजीव बालियान के आरोपों को खारिज कर दिया है। संजीव बालियान ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया था। बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग का आरोप मुजफ्फरनगर में तमाम जगहों पर संजीव बालियान ने लगाया था और कहा था कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग की कराई जा रही है विपक्ष के कैंडिडेट्स की तरफ से और जो इसे बंद करवाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। लेकिन अब चुनाव आयोग ने कहा है कि बिना पहचान के किसी को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है और ये आरोप जो है संजीव बालियान के, ये सीधे सीधे निराधार है। और कुछ देर पहले TV9 भारतवर्ष पर आपने वो बातचीत भी सुनी थी मुजफ्फरनगर के लोगों के साथ, हमारे सहयोगी विपिन की, जिसमें जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं, वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे थे कि जब हम अपना वोट डालने के लिए पहुंचे तो जो वोटिंग लिस्ट होती है उसमें से हमारा नाम काट दिया गया। ये आरोप भी उन्होंने लगाया था। और आरोप दरअसल जो संजीव बालियान जो कैंडिडेट भी हैं इस सीट से बीजेपी के, उन्होंने लगाया था आरोप कि फर्जी वोटिंग हो रही है बुर्के की आड़ में, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जांच भी इस पूरे मामले की होनी चाहिए कि आखिर क्यों जो वोटर्स पहुंच रहे हैं उनको वोट करने नहीं दिया जा रहा है। इस पर हम एक रिएक्शन लेना चाहेंगे राहुल जी का। राहुल जी, कई जगह पर यह भी देखने को मिलता है, मुजफ्फरनगर की रिपोर्ट अभी आपने देखी होगी, जिसमें मुस्लिम महिला, मुस्लिम वोटर्स ये कह रहे थे कि हम वोट डालने तो पहुंचे लेकिन हमें वोट डालने नहीं दिया गया। ऊपर से संजीव बालियान का आरोप और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की सफाई। ये बहुत दुखद है और लेकिन हम जानते हैं कि ये पूरा इलाका और संजीव बालियान खुद भी बहुत विवादास्पद नेता हैं, बहुत दबंग नेता हैं। वो पूरा इलाका बड़ा एक असामान्य इलाका है, वो पूरा क्षेत्र ही, न केवल ये जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र, तो वहाँ पर दबंगई इस या उस पक्ष की कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम उम्मीद यही करेंगे कि भाई चुनाव आयोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपनी शक्ति दिखाए और अपनी भूमिका दिखाए कि वो एक निर्णायक फैसला ले सकती है और ऐसे विवादों को उठने से पहले वो दबा सकती है, क्योंकि ये अभी पहले चरण में ये शुरुआत है। इसलिए पहले चरण में जो कुल मिलाकर आचरण रहता है, चुनाव आयोग की जो भूमिका रहती है, वो बाकी सारे चरणों को प्रभावित करने वाली है। बिल्कुल। अब तुहिन सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। तुहिन, अब ये जिस तरह के आरोप सामने आते हैं, मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान ने ये आरोप लगाया कि बुरखे की आड़ में फर्जी वोटिंग हो रही है, वहीं पर तमाम मतदाता हमें ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि भाई हमारा नाम कटा हुआ है, वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, इसके लिए वो दूसरे दल को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। क्या आपको लगता है कि इस तरह के आरोप वोटिंग के दिन, मतदान के दिन, ये भी ध्रुवीकरण की सियासत का एक हिस्सा है क्या? देखिए समीर भाई, आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगते रहते चुनाव के दौरान। हम ये चाहेंगे कि भाषा की मर्यादा और जो एक स्तर है वो हर व्यक्ति को, हर कैंडिडेट को कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस बरकरार रखनी चाहिए। तो ये अगर आरोप केवल इस शंका से था कि फॉल्स वोटिंग हो रही है तो वो जायज़ है, लेकिन भाषा की मर्यादा जो है हर व्यक्ति को उस मर्यादा को रखनी चाहिए। जहाँ तक पार्टी का ऑफिशियल लाइन है, हम तो हम ये चाहते हैं कि वेशभूषा से परे हटकर हर व्यक्ति वोटिंग के लिए आए, वो सनस्क्रीन लगाकर आए, टोपी लगाकर आए, वो धोती में आए, कुर्ता पे आए, वो बुरखे में आए, हर व्यक्ति आए। हमारा ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने कि भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन क्या धर्म, खास जाति, खास समुदाय से मंच से वोट मांगना ये सही है आपकी नजर में? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अली वर्सेस बजरंगबली की एक नई बहस छेड़ी है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, कई बार जो है जब मायावती जी इस प्रकार के बयान देती हैं और कहती हैं मुस्लिम समाज को कि आप केवल हमें वोट दें, तो वहाँ से जो है ध्रुवीकरण की शुरुआत हो जाती है। तो क्या अब ये स्वाभाविक है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी ऐसे बयान ना भी दें तो भी ध्रुवीकरण जो है एक तरह से ये बहुत ही कठोर सत्य है यूपी की राजनीति का और हिंदी हार्टलैंड की राजनीति का, कि इस तरह के बयानबाजी हम करें या वो। तो क्या बीजेपी को हिंदुओं को छोड़ के दूसरे जातियों के वोट नहीं चाहिए क्या? हर इंसान को रखना चाहिए। आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, ध्रुवीकरण जो है वो यही तो सबसे बड़ी बात है तुहिन, कि जब मायावती की तरफ से ऐसा बयान आता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये लगता है कि अब ये मौका भुनाने वाला है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अब तो देश के हिंदुओं के पास और कोई चारा ही नहीं बचा है बीजेपी को वोट करने के अलावा। तो यानी कहीं ना कहीं आप भी विपक्ष के नेताओं से इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान की उम्मीद करते हैं।
ताकि उसके बिना पर अपनी सियासत चमकाई जा सके? देखिए समीर भाई, मैं दो बातें यहाँ पे रखना चाहता हूँ। एक तो आपने देखा है पिछले 5 सालों में हमारा फोकस हमेशा से हम गणित पे जाते हैं, हम गिनती कराते कि इतने गैस कनेक्शंस हमने दिए, इतने किलोमीटर रोड बनाए, तो हमारा फोकस जो इतने गांवों में हमने इलेक्ट्रिसिटी लाई, तो हमारा फोकस ये कभी नहीं रहता है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कुछ ऐसी पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बीएसपी जैसी पार्टियां और अब तो कांग्रेस भी, जो विकास की राजनीति में यकीन नहीं रखती, उनका केवल और केवल एक ही फोकस होता है, ध्रुवीकरण। और ऐसी स्थिति में हम वो ऐसे बयान दे ना दे, ध्रुवीकरण हिंदी हार्टलैंड में और खासतौर पे यूपी में ये हो ही जाता है। मैं दोबारा ये बात कहना चाहता हूं, यूपी में ये हो ही जाता है। ठीक है, छात्र नेता समाजवादी पार्टी के गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। ध्रुवीकरण जो है, क्या चुनाव के वक्त जब चुनाव प्रचार करने के लिए नेता पहुंचते हैं, उस दौरान यूपी में क्या धर्म और जाति के आधार पर ही वोट मांगने का काम हो ही जाता है? अगर माने हम बीजेपी के नेता तुहिन सिन्हा की बात तो देखिए, धर्म और जाति की बातें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव का वक्त आता है उनका एजेंडा पूरी तरह से हिंदुत्व का और फर्जी ढोंग का होता है। आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ इस तरह का बयान देते हैं, वो समझ जाते हैं कि उन्हें सिर्फ हिंदुओं के वोट से मतलब है और विकास के नाम पर कोई बात नहीं करते हैं। ठीक है, और इनके कई सारे नेता आपने देखा होगा कहीं भी जाते हैं तो प्रचार सिर्फ हिंदुत्व का करते हैं, लेकिन जो चुनाव है, देश का चुनाव है। मायावती ने मंच से कितने विकास की बातें की? मायावती ने भटकना नहीं चाहिए। मायावती का जो बयान है आप गलत तरीके से प्रसारित कर रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ ये था, मैं उस बयान का मतलब बता रहा हूँ जो मायावती ने बयान दिया था। उसका मतलब सिर्फ इतना था, भारतीय जनता पार्टी 3 तलाक जैसे मुद्दों पर जो मुसलमानों को वोटों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही, झूठा ढोंग करती है। बस उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि ये सांप्रदायिक लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनका विकास से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों को गुमराह कर वोट लेने का काम कर रहे हैं। आपकी मजबूरी हो सकती है और नहीं पॉलिटिकल पार्टी नहीं समीर जी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। जो निष्पक्षता की बात है मैं सिर्फ उतनी बात करूंगा। सेकुलर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सेकुलरिटी की बात करती है और सभी जाति सभी धर्मों को जी। और आगे बढ़ते हैं अब खबरों में। और यूपीए की चेयरपर्सन कांग्रेस नेता सोनिया गांधी आज रायबरेली लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करने जा रही हैं। सोनिया के साथ उनके परिवार के लोग कलेक्ट्रेट तक जाएंगे, जहां वे पर्चा दाखिल करेंगे। सोनिया गांधी नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले करीब 1 किलोमीटर का रोड शो भी करने वाली हैं। बिल्कुल, और सोनिया गांधी का मुकाबला दिनेश प्रताप सिंह से है, जो कांग्रेस छोड़कर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने रायबरेली से अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, यानी महागठबंधन जो है उसका कोई उम्मीदवार यहां पर नहीं होगा। सुप्रिया भारद्वाज हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रायबरेली से। सुप्रिया, तो कुल मिलाकर महागठबंधन ने जो रास्ता है वो साफ कर दिया है सोनिया गांधी का रायबरेली से। यहाँ पर जो है महिलाओं की इतनी भारी तादाद में जो मौजूदगी है वो एक संदेश भेजती है कि कहीं ना कहीं जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो भी डेमोक्रेसी का एक मजबूत अंग है। क्या करने की कोशिश करते हैं आप लोग सुबह से आए हुए यहाँ पे ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, इतना जश्न का माहौल क्यों है यहाँ पे? दीदी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे दीदी राहुल भैया, सोनिया गांधी हमारी जीता माहौल लगेगी पंजाब पे। हमारे रायबरेली और मैथिली हमारी दीदी जीता, राहुल भैया, सोनिया गांधी को हम निकालेंगे, महल लगाएंगे। कहाँ से आए हो? हम रायबरेली से। अच्छा, ये बताइए, रायबरेली से आप आए हो, उधर पीछे कैमरे की तरफ देखो, रायबरेली से आप लोग आए हो, इतना ढोल नगाड़े के साथ आप लोग बजाते हुए सब जाएंगे? जी। क्यों? क्योंकि मेरे राहुल भैया और सोनिया गांधी को वो हमारे भाई, हम ऊंचाहार से आए हैं। अगर हमको सोनिया गांधी और राहुल भैया ने आगे बढ़ाया तो हम भी उनको सोचेंगे कि आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और हमको उसने इतना समय दिया कि हम यहाँ तक आए, उनके माध्यम से आए। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी हैं और यहाँ पे पूरा कहा जाता है रायबरेली में एक समूह है, रायबरेली अमेठी के अंदर चलता है। थोड़ा बताएंगे क्या है और इतनी भारी तादाद में जो महिलाएं यहाँ इकट्ठी हुई हैं? हम लोग राजीव गांधी महिला विकास परियोजना समूह से है दीदी। अगर हम लोग वहाँ हम लोग राजीव गांधी परियोजना में काम करते, इस माध्यम से हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे राहुल भैया और आगे यूपी में अच्छा विकास करें और हमेशा यूपी में टॉप आते रहे। अच्छा, आज से जो है लोकतंत्र का जो महापर्व है उसकी भी शुरुआत हुई है, आज से वोटिंग शुरू हुई है, पहले चरण का चुनाव है।
कैसे देखते हैं आप सब लोग जब ये पूरा का पूरा जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है 2019 की? हम लोग देखेंगे, प्रचार करते, प्रसार करते और समूह के माध्यम से महिलाओं को बताते हैं कि हमारी महिलाएं आगे बढ़े। जैसे हम लोग को सोनिया गांधी और राहुल भैया ने आगे बढ़ाया, वैसे हम लोग भी महिला को बढ़ाएं। हम लोग यही बताते हैं कि जैसा हम लोग बंधन में बंधे थे और राहुल भैया और सोनिया गांधी ने मुझे हटाया है, इन बंधनों से मुक्त कराया, क्यों ना हम उन्हें आगे बढ़ाएं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को वोट करनी चाहिए इस बारी। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को वोट करना चाहिए। हाँ, दीदी जिताना है, सोनिया गांधी को जिताना है। यहाँ से सिर्फ एक ही नारा निकल कर आ रहा है, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जो है वो बाहर निकल के वोट करना चाहिए। एक नज़ारा पीछे का बॉडी दिखाते हैं, दोनों तरफ महिलाएं और पुरुष यहाँ पर नारा लगाते हुए। रायबरेली है, कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता आते हैं, कांग्रेस की जो लीडरशिप है, ये उनका घर है। कल से ही कांग्रेस के जितने भी तमाम वरिष्ठ नेता वो कह रहे हैं कि रायबरेली अमेठी गांधी परिवार का घर है और कांग्रेस का गढ़ है। कैमरा पर्सन गंगा के साथ में सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारतवर्ष, रायबरेली। TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। आदेश देश का आज वोटिंग की बात हो रही है क्योंकि 91 लोकसभा सीटों के लिए आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। और अब आपको एक अच्छी तस्वीर हम दिखाते हैं जिसमें सीनियर सिटीजन्स का जोश आपको देखने को मिलेगा इन 6 तस्वीरों के माध्यम से। यूपी के खुर्जा, कैराना और गाजियाबाद में देखिए किस तरीके से जो सीनियर सिटीजन्स हैं और अक्षम लोग हैं वो भी वोटिंग को लेकर कितने उत्साहित हैं। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में एक बुजुर्ग शख्स व्हीलचेयर पर अपना मतदान करने पहुंचे। बिहार के गया में भी दिव्यांग महिला वोट करने पहुंची। नैनीताल से भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली और ऐसी तस्वीरें कहीं ना कहीं तमाम लोगों को प्रेरित करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटिंग राइट का इस्तेमाल करना चाहिए। और जाहिर है जब हम वोट ही नहीं करेंगे तो हमारे पास वो हक कैसे आएगा कि हम अपनी चुनी हुई सरकार से सवाल पूछ सकें कि आपने ये वादा किया था और इसे पूरा नहीं किया। दो खास मेहमान भी हमारे साथ इस बातचीत में मौजूद हैं। हमारे साथ तुहिन सिन्हा है, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन। अभय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन। लेकिन अभय दुबे जी, स्वागत करते हैं आपका। और सबसे पहला सवाल यूपी से जुड़ा हुआ, क्योंकि यूपी पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। 80 में से 8 सीटों पर आज मतदान चल रहा है और कांग्रेस पार्टी के लिहाज से सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज आपको इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर महागठबंधन के साथ होती कांग्रेस पार्टी तो तस्वीर दूसरी होती, बीजेपी को आप लोग ज्यादा खौफजदा कर पाते। आज वो खौफ नजर नहीं आ रहा है बीजेपी में, ना तो महागठबंधन का ना कांग्रेस का। समीर भाई, ये लड़ाई तो देश से खौफ खत्म करने की ही तो है। हाँ, जो समूचा प्रतिपक्ष लड़ रहा है। यही सवाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी पूछे गए कि गठबंधन नहीं किया होता तो हरा पाते। अब भाजपा को हराना मुश्किल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पराभव 11 दिसंबर से प्रारंभ हो गया था। कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस भी होता है। देखिए मध्य में फिर समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो कई बार गठबंधन होना बहुत फायदेमंद नहीं भी होता है। और कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिलने वाला है। त्रिवेणी संगम हुआ है उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका गांधी जी, और प्रियंका जी ने जिस प्रकार वहां पूरा वातावरण तब्दील कर दिया, बहुत अच्छा प्रतिसाद मिलने की उम्मीद कांग्रेस पार्टी को है। और इस शो को याद रखिएगा समीर जी, 23 तारीख को जरूर दिखाइएगा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें भी नहीं मिल रही है। 8। अभय दुबे जी, जो कहिए बहुत सोच समझ कर कहिए, क्योंकि आपका बयान वाकई में रिकॉर्ड हो रहा है और 23 मई को यह बयान हम आपको जरूर सुनाएंगे। दिखाइएगा जरूर। मैंने तीनों कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गए आप? नहीं, आप परिस्थितियां देश की क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए। 1 लाख करोड़ रुपए 21 लोग लेकर भाग गए, खुद पार्लियामेंट में मोदी जी ने बताया। अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो दस्तावेज छुपाए गए थे सर्वोच्च अदालत से, मैंने पहले भी कहा था कि आर्टिकल 32 में जुरिडिक्शन सीमित होता है, तो राफेल के केस में जिस प्रकार का कल डिस्क्लोजर हुआ है, चौकीदार अभियान जो भारतीय जनता पार्टी का था पूरी तरह हवा हो गया। ये कॉन्फिडेंस कांग्रेस का प्रियंका गांधी को लेकर के है या फिर न्याय योजना को लेकर के है, जिसे जन आवाज पत्र नाम देकर के आपने कई घोषणाएं की हैं देश के लोगों से, किसको लेकर के इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं आप?
देखिए, एक तो राहुल जी ने राज्य दर राज्य किसान कर्ज माफी का अभियान चलाया हुआ है। दूसरा, इस बात का संकल्प लिया है कि देश के 5 करोड़ परिवार अर्थात 25 करोड़ लोगों को हम 6,000 रुपए प्रति माह का न्याय देने जा रहे हैं और गरीबी रेखा के पार वो सारे। प्रियंका गांधी पे या फिर अपने जन आवाज पत्र पे? नहीं, देखिए, एक बात समझ लीजिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की साफ मान्यता है कि राजनीति व्यक्ति केंद्रित नहीं होनी चाहिए, विचार केंद्रित होनी चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे साथ तुहिन सिन्हा भी मौजूद हैं और जब आप कह रहे थे कि 80 में से 8 सीटें भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है, तो तुहिन सिन्हा मुस्कुरा रहे थे। तुहिन, क्या लगता है आपको, इस बार 73 से 74 की बात आपकी पार्टी कर रही है और अभय दुबे 8 सीटों की बात कर रहे हैं? देखिए, ये जो राहुल गांधी जी अब होगा न्याय कहते हैं ना, अब जो है उत्तर प्रदेश में न्याय होने वाला, अमेठी में न्याय होने वाला है। जिन लोगों ने पिछले 30-40 सालों में अमेठी का कमान संभाला लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं किया, उन्हें आज वायनाड जाने की जरूरत पड़ रही है। तो हमारे बारे में तो छोड़ दीजिए, 8 सीटें वो कह रहे हैं, मैं 60 सीटें आज मिनिमम लिख के दे रहा हूं आपको, लेकिन अगर वो अमेठी भी रिटेन कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी बात, जब प्रियंका गांधी जी ने कैंपेन शुरू किया, आपने देखा पहले दिन उन्होंने मोदी जी के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स की एंडोर्समेंट की। एक तो नमामि गंगे और दूसरा इनलैंड वाटरवेज, जिसके जरिए वो इलाहाबाद से बनारस गई। तो ये तो सबसे बड़ा एंडोर्समेंट था, जो काम हमने उत्तर प्रदेश में किया और जो 50-60 सालों में वो नहीं कर पाए। और फाइनली अगर आप देखें पिछले 1 महीने में और नहीं तो कम से कम 3 बार यूपी की रैलीज जो है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो है स्थगित कर चुके हैं या फिर वो कैंसिल कर चुके हैं। तो अगर इतना कॉन्फिडेंस होता तो कम से कम यूपी जहां की 80 सीटें हैं, 15% जो है एमपीज वहां से आते हैं, वहां की 3 बार रैलियां कैंसिल करने की क्या आवश्यकता पड़ती है उनको? ठीक है, अक्कू श्रीवास्तव जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अक्कू जी, ये बात बार बार कही जा रही है और अमेठी को लेकर जो बीजेपी का कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, इसकी आप क्या वजह मानते हैं? और अगर इतना ही कॉन्फिडेंस था तो फिर ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती है कि राहुल गांधी अगर केरल के वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं तो वो उसकी वजह ये है कि वहां पर हिंदू माइनॉरिटी में? देखिए, कॉन्फिडेंस तो आपको दिखाना पड़ता है। राजनीति ऐसी चीज़ है, करने से ज़्यादा उसको दिखाना पड़ता है और एक्चुअल से ज़्यादा परसेप्शन का खेल होता है। तो राजनीति में चाहे आप कभी भी उसका घोषणा पत्र बनाने का मामला हो, चाहे बात करने का मामला हो, तो वो सब एक दिखाने का अलग होता है, करने का अलग होता है। हाँ। इसीलिए अमेठी में भी करने के लिए से ज़्यादा वहाँ दिखाया जा रहा है। और दिखाने में ये है कि स्मृति ईरानी ने ये बात सही है कि वहाँ मेहनत काफ़ी की है और ये भी सही है कि राहुल गांधी से ज़्यादा मेहनत की है। लेकिन राहुल गांधी हैं और लोग उनको एक अपना कनेक्ट होता हो नहीं होता हो लेकिन दिखते होता हुआ दिखाना चाहते हैं। जबकि स्मृति ईरानी के साथ में अच्छा पॉइंट ये रहा कि 5 साल तक लगातार सक्रिय रही वो और उनकी टीम, और ख़ास तौर से जो कुछ बेसिक योजनाएं थी मोदी सरकार की, जिसमें उज्ज्वला योजना है, शौचालय योजना है, मकान देने का काम है, मैं इन 3 योजनाओं का बड़ा नाम ले रहा हूँ, तो 70 से 80 हज़ार लोगों को एक एक योजना में फ़ायदा पहुँचाया गया है। आसान था इनके लिए करा पाना क्योंकि राज्य में भी इनकी सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, तो इस तरीके से उन्होंने काम किया है, लोगों से जुड़ी हुई हैं। लेकिन अभी भी क्योंकि 40 साल का एक मुश्त इतिहास कांग्रेस के साथ में है अमेठी में, बीच के 1.5 साल छोड़ दीजिए अगर आप, तो वहाँ वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए थोड़ा विश्वास है। लेकिन बहुत अच्छी फाइट दे रही हैं वो। इस वक्त हम दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हमें नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। नागपुर की ये तस्वीरें अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करके निकल रहे हैं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। नागपुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वोट डालने के लिए जा रहे हैं, उनके साथ उनका परिवार भी है और सर संचालक मोहन भागवत की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इन्होंने सुबह ही अपना वोट कास्ट किया था, तो लगातार आम हो या खास सभी चेहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वोट डालते हुए। हमारे साथ पुष्पेश पंत जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी रुख करते हैं। पुष्पेश जी, अभी सुना आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं को, दोनों पार्टियां अब एक दूसरे को चैलेंज करने लगी हैं, बताने लगी हैं। कोई कह रहा है 80 में से 8 भी नहीं आएगा, तो कोई कह रहा है कि हम ही हम रहेंगे। क्या कहना है इस पे आपका? ये कॉन्फिडेंस सिर्फ यूं ही दिखावे के लिए है
जैसा बोला आकुश श्रीवास्तव जी ने? नहीं, मैं बिल्कुल श्रीवास्तव जी से सहमत हूँ। मुझे लगता है दिखाने और करने में बहुत अंतर है, और ये तो दोनों के दावे लगभग वैसे हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत अरमान निकलेंगे मगर फिर भी कम निकलेंगे। बिल्कुल, अभय दुबे इस पर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। अभय दुबे, आप देख रहे हैं कि अमेठी को लेकर गजब का कॉन्फिडेंस इस बार नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी में, और बार बार ये बात कही जा रही है कि स्मृति ईरानी ने 2014 में राहुल गांधी से हारने के बाद भी हौसला बरकरार रखा, हिम्मत नहीं छोड़ी और लगातार क्षेत्र में लगी रही। तो उसका फर्क पड़ेगा क्या? समीर जी, हार की हैट्रिक बनाने जा रही है और नामांकन के लिए उत्तर प्रदेश के अपना संसदीय क्षेत्र हारे हुए आदित्यनाथ जी भी साथ हैं। चांदनी चौक के लोग भी आज तक याद करते हैं स्मृति जी को। मैं 10 सेकंड में सिर्फ कुछ एक सवाल पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हों तो उनसे पूछिएगा, अमेठी में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स का कारखाना है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, रेल नीर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल है, कंप्यूटर एजुकेशन का है, FDDI है। मैं 150 प्रोजेक्ट्स लेकर बैठा हूं। मैं इनसे 1.5 पूछना चाहता हूं जो वडोदरा का नरेंद्र मोदी जी की कंस्टिट्यूएंसी का याद हो इनको, तो वो बता दें। ऐसे ही प्रतिसाद नहीं मिलता इतना ज्यादा अमेठी के लोगों का, रायबरेली के लोगों का। अभय दुबे जी, लेकिन बात ये है कि अमेठी कोई आम जगह तो है नहीं, आम लोकसभा सीट तो है नहीं। ये वो इलाका है, वो लोकसभा सीट है जो सदियों से गांधी परिवार का गढ़ रहा है, और गांधी परिवार की लीडरशिप में अमेठी ने लगातार भरोसा किया है। लेकिन आप आज भी अगर अमेठी में जाएंगे तो गांवों में आपको जो विकास है वो कहीं नजर नहीं आएगा। तो आखिर किस बात की कीमत चुका रहे हैं ये अमेठी के लोग? ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। देखिए, अमेठी के लोग इसी बात का तो प्रतिसाद दे रहे हैं। अगर ऐसा होता समीर जी तो वो हराना प्रारंभ कर देते। आप जो 5 गांव गोद लिए नरेंद्र मोदी जी के, एक बार जाकर तो देखिए क्या परिस्थितियां हैं। मैं गया हूं अभय दुबे जी। 4 गांव हैं, 5 नहीं 4 गांव हैं। हाँ, 4 और चारों गांवों में मैं गया हूं, और अमेठी के उस गांव में भी गया हूं जहां पर जिसको राहुल गांधी ने गोद लिया, और उनका यह कहना है कि पिछले 5 सालों में सिर्फ एक पानी की टंकी वहां पर लगाई गई है उस गांव में, इसके अलावा और कोई विकास का काम राहुल गांधी ने नहीं करवाया। और उनका यह मानना था कि भाई हम इस आइडिया में बिलीव ही नहीं करते कि एक गांव को गोद लो, उसका डेवलपमेंट करो, तो उन्होंने बिल्कुल छोड़ ही दिया 5 साल तक। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो क्यों चुनकर वापस भेजते लोग? आप कल्पना नहीं कर सकते। इस पूरे इलेक्शन में मुझे एक बताइए बात जिसमें आदित्यनाथ जी ने कोई डेवलपमेंट की बात की हो। वो अली बजरंगबली पर लड़ते हैं, प्रधानमंत्री जी ने कोई डेवलपमेंट। चूंकि अलग अलग जगह पर हमारे संवाददाता सहयोगी जुड़े हुए, वहां से तस्वीरें दिखाने के लिए बांदीपुरा से हमारे संवाददाता इरफान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरफान, जरा तस्वीरें दिखाइए पोलिंग बूथ की, किस तरीके का जो हुजूम है वो देखने को मिल रहा है, वोटिंग को लेकर के उत्साह कैसा है, और साथ ही साथ वोटिंग परसेंटेज भी अभी तक का हमें बता दीजिए। अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज आया वो 11% के आसपास का हुआ है मतदान। वहीं बारामुल्ला में भी 9% के आसपास का मतदान फिलहाल जो डिक्लेयर किया गया। वहीं बांडीपुरा में 17% पहुंचा है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं, ये पोलिंग बूथ है जो एक स्कूल में रखा गया है यहाँ पर, और यहाँ पर लगातार लोग जो है मतदान के लिए आ रहे हैं। हालांकि काफ़ी लो परसेंटेज अभी तक कह सकते हैं, लेकिन दिन के चलते ये परसेंटेज बढ़ सकता है, इस तरह की एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BSF के जवान बिल्कुल तैनात है, जम्मू कश्मीर के जवान बिल्कुल तैनात है, सुरक्षा बिल्कुल कड़ी कर दी गई है, और यही कोशिश है कि कोई हताहत ना हो। हालांकि बारामुल्ला जिले के पलहालन और पटवन से कुछ खबरें आ रही हैं जहां पर इक्का दुक्का स्टोन पेल्टिंग की भी खबरें आई। वही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भी बाइकआउट का कॉल है, और उसका खासा असर सोपोर टाउन, पटन और पलहालन में देखा जा रहा है। लेकिन कुपवाड़ा जिले की अगर बात करें, यहां पर जो सरहदी इलाके हैं जहां पर अभी हम खड़े हैं, यहां पर सेना को हालांकि चौकसी बढ़ा दी गई सेना की, और लेकिन यहां पर मतदान हो रहा है, अभी धीमे हो रहा है, लेकिन दिन के बढ़ते उम्मीद लगाई जा रही है कि मतदान बढ़ सकता है। अगर मुर्तजा आपको दिखा सकता है, आप देख सकते हैं ये जो BSF के जवान हैं, मजीद टुकड़ियां यहां पर बुलाई गई जो लगातार गश्त कर रहे हैं अलग अलग पोलिंग बूथ्स का, और कोशिश यही है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पर खड़ी ना हो सकती है क्या? जरा उनसे पूछिए कि अपने मताधिकार का जो इस्तेमाल वो करते हैं कितनी गंभीरता से करते हैं और कितना बड़ा अधिकार वो समझते हैं। और इरफान, सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से आपने बताया हुर्रियत
कॉन्फ्रेंस हो या तमाम अलगाववादी नेता हैं, उन्होंने बायकॉट का ऐलान किया और बार बार अब ये दावा किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, और जिस तरह के एक्शन लिए गए हम देख भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं सेपरेटिस्ट लीडर जो हैं, जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, उनको क्रैकडाउन किए जाने की बात हो रही है। अब इन लोगों के कहने का कितना असर वहां पर वोटर्स पर नजर आ रहा है, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल बहुत अहम सवाल है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, जहां अलगाववादियों का गढ़ है, चाहे आप सोपोर की बात करें या उसके बाद पलहालन की बात करें, बारामूला टाउन की बात करें, वहां पर हालांकि बाइकॉट का साफ तौर पर असर देखा जा रहा है, लेकिन इस बीच लगातार खासतौर पर आज सुबह से हम बात करें लोगों से, उनका यह कहना है कि कश्मीर के बाकी जो मसाइल है, चाहे आप धारा 370 की बात करें, 35A की बात करें, उसके चलते विकास जो है वो छूट रहा है। यहाँ लोगों के पास सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप में से किसने वोट किया? आपने वोट किया? नहीं, अभी नहीं किया, आप डाल दीजिए। तो क्या सोचकर आप वोट करने जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि आवाम के लिए, आवाम के लिए और आवाम की बहबूदी के लिए, आवाम की नवे तामीम के लिए, कदल हो, पुल हो। पीडीपी से मुजफ्फर हुसैन बेग साहब पार्लियामेंट यहाँ से जीत के गए थे, आपके फयाज मीर साहब भी यहाँ से जो है राज्यसभा में थे, तो कुछ विकास हुआ यहाँ पर? बिल्कुल कुछ विकास नहीं हुआ, सिर्फ वोट लेकर गए अपने सीटों के लिए। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर ये लगातार लोगों की शिकायत है, वोट तो लेके जाते हैं, उसके बाद जो दावे भी किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। लगातार कश्मीर घाटी में जो है वो विकास का काम पिछड़ रहा है। ठीक है, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। नैनीताल से हमारे संवाददाता जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, यूं तो अलग अलग जगहों के अलग अलग मुद्दे होते हैं, समस्याएं होती हैं, लेकिन जो कॉमन मसला होता है, कॉमन मुद्दा होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क से जुड़ा हुआ होता है। नैनीताल की बात करें तो यहाँ के वोटर से आपने बातचीत की होगी, कौन सी ऐसी समस्या है जिससे सबसे ज्यादा परेशान वो नजर आते हैं और जहां विकास अभी तक नहीं हो पाया है? बिल्कुल अंजलि, यहाँ जो वोटर्स हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दरअसल जो अभी तक हम सुबह से लगातार जो है कवर कर रहे हैं, हमने देखा यही है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए जो यहाँ के कैंडिडेट्स हैं वो कम मायने रखते हैं। इसके बजाय वो ये देख रहे हैं कि संगठन से जुड़े हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, लेकिन खुद जो यहाँ पर वोटर्स हैं उनसे ही जान लेते हैं। आप इधर आइए, आप बताइए आप क्या करते हैं? मेरा पैकेजिंग का बिजनेस है। अच्छा, बिजनेस करते हैं, उद्यमी हैं आप। ये बताइए कि आप जब अंदर वोटर डालने वाले हैं, वोट डालने जा रहे हैं, आपके जहन में कौन से मुद्दे होंगे? मैं नहीं पूछा आप किसको वोट डाल रहे हैं, मुद्दे कौन से होंगे, आपके लिए प्राथमिकताएं क्या हैं? देश की तरक्की है जी, देश की रक्षा, सुरक्षा, तरक्की कर रहा है देश मोदी जी के राज में हर हाल में, तो सारी वोट जो हम लोग सोचते हैं मोदी जी को ही डालेंगे। क्या लगता है जो 5 साल पहले जो वायदे किए गए थे, करोड़ों नौकरियां मिलने की बात की गई थी, उसके बाद जीएसटी आया, नोटबंदी आई, उससे क्या आप लगता है कुछ असर उस तरह से पड़ा? कोई ऐसा कोई मेजर फ़र्क नहीं है जी। लाइन में लगे, नोट बदले, सबके बदले गए, ऐसा कुछ नहीं किसी के नहीं बदले गए। जीएसटी आया तो एक टैक्स हो गया है, वो बिज़नेस के लिए बहुत ही अच्छा रहा है, हमेशा से ही अच्छा रहा है। आज के टाइम पे हमें फॉर्म्स के लिए भागना नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, खाली साइट पे गए, जीएसटी अपलोड किया, काम खत्म हो गया हमारा भी। बहुत ईजी हो गया हमारे लिए भी हर चीज़ के लिए। तो जो बदलाव आए पिछले कहा जा रहा था कि जब नोटबंदी हुई तो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे उद्योग थे जो कैश पे चलते थे, वो बिल्कुल पूरी तरह से तबाह हो गए। सर गलत काम करोगे तो तबाह तो होंगे जी, चाहे आप छोटा करो या बड़ा करो जी। कैश का काम है तो गलत ही है, तो उसमें कोई वो बुरी बात नहीं है। कुछ और लोग भी हैं, आप बताइए, आप वोट डाल के आ गए? हाँ। एक भाई, क्या नाम है आपका? पवन छाबड़ा। छाबड़ा साहब क्या करते हैं आप? मैं फार्मिंग करता हूँ। अच्छा, आप अंदर वोट डाल आए हैं, हम ये नहीं पूछेंगे आपने किसको डाला, लेकिन जब आप वोट डाल रहे थे कौन से ऐसे मुद्दे थे जो आपके जहन में चल रहे थे, जो आपने सोचा कि बस इस मुद्दे पर ही मैं वोट दूंगा? वो मुद्दे कौन से गिनाए हमें? इस क्षेत्र का विकास अच्छा होना चाहिए और बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। नौजवान लड़के जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको अच्छा रोजगार मिलना चाहिए। इसी को देखते हुए हमने वोट अपना जो है डाला गया। अच्छा, आप ये बताइए कि जब आप यहाँ के जो आपके लोकल कैंडिडेट्स हैं बात करें तो यहाँ पर जैसे सूबे के पूर्व मुखिया हरीश रावत पे ही हैं और दूसरी तरफ अजय भट्ट भी हैं, तो आपके लिए कैंडिडेट ज़्यादा मायने रखते हैं या फिर जो देश के प्रधानमंत्री पद पे बैठेंगे जिस संगठन से वो ताल्लुक़ रखते हैं? कैंडिडेट भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने भी अच्छे काम किए हैं यहाँ पे और आने वाले समय में चाहेंगे वो और अच्छे काम करें। अंजलि, यहाँ केवल जो हैं युवा और जो है वयस्क ही नहीं है बल्कि कुछ बुजुर्ग भी हैं। आपका नाम बताएं, कितनी उम्र है आपकी? 68 साल। क्या नाम है आपका? शांति प्रकाश। शांति जी, ये बताइए कि आप अभी वोट डालकर आए हैं,
कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनके लिए आपने वोट डाला, जिन सपनों के साथ आपने वोट डाला कि जो हमारा उम्मीदवार चुन के जाएगा वो उन मुद्दों को करेगा, उन कामों को करेगा? क्या आपके लिए प्राथमिकता रखती मुद्दे? हमने तो बस ऐसे ही अब उसी के द्वारा डाल दिया, मुख्य के द्वारा, कि हमें मालूम है कि ये हमारा काम करेगा। अच्छा, शायद आप बताना नहीं चाहते, लेकिन प्राथमिकता क्या है कि लोगों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, या जो 72,000 रुपए मिलने सालाना वो मिले? क्या आपके लिए ज्यादा? अब वो समझ चुके हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े वायदे करती है उसे निभा पाती है नहीं। झूठे और सच्चे वादों के बीच का फर्क समझते हुए जनता अपनी जागरूकता, अपने विवेक के आधार पर वोट करती है। वो जानती है कि उसे क्या चाहिए, वो विवादित बयानों में नहीं पड़ती है या फिर वो किसी प्रलोभन में नहीं पड़ती है। बिल्कुल अंजलि, इसका जो सवाल का जवाब है हम किसी महिला से ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आप ये बताइए, बहुत टाइम से आप वोट डालते आ रहे होंगे, हर बार हर पार्टी कुछ चुनावी वादे करते हैं, पूरे लगभग नहीं भी हो पाते हैं, तो आपको लगता है कि कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, या फिर आप अपनी समझ डेवलप कर चुके हैं जिससे आप खुद से वोट डालते हैं? हाँ, कुछ हो जाएगा, अब की बार तो ऐसा लगता है कुछ हो सकता है। जैसे हर बार चुनावी पार्टियाँ जो होती हैं वो समझते हैं आपकी, उनके तरीका बन गया है। हाँ जी। अच्छा, अभी आपके लिए क्या बड़े मुद्दे हैं जब आप वोट डालने जाएंगे, तो क्या आपके जहन में चलेगा? ये चल रहा है कि आपके साथ मतलब जो जैसे अपने भारतवर्ष में जो कुछ हुआ है गलत, उसको सही हो सकता है। अच्छा, कुछ पिछले 5 सालों में बदलाव देखा आपने? हाँ, कुछ मतलब देखा भी है बदलाव। उसको लेकर के आप क्या दोबारा मौका देना चाहते हैं? हाँ, देना चाहते हैं दोबारा। अच्छा, आपके लिए क्या? आताच मी आणि माझ्या परिवाराने मतदान केलेलं आहे। लोकशाहीमध्ये जगातली सगळ्यात मोठी लोकशाही म्हणून ज्या भारताच्या लोकशाहीला मानलं जातं, त्या लोकशाहीमध्ये ही निवडणूक एक अत्यंत मोठी आणि महत्त्वाची प्रक्रिया आहे। पुढच्या 5 वर्षाकरता या देशाचा कारभार कोणत्या सक्षम हातांमध्ये द्यायचा याचा निर्णय करणारी ही निवडणूक आहे। आणि म्हणून मी माझ्या पत्नीनं, माझ्या आईनं, आमच्या परिवारानं सगळ्यांनी या ठिकाणी नागपूरमध्ये मतदान केलं आहे। आणि आमची सर्वांना विनंती आहे, आपण सगळ्यांनी मतदान करावं, मोठ्या संख्येनं मतदान करावं आणि देशामध्ये एक मजबूत सरकार आणण्याकरता मतदान करावं। हिंदी। आज मैंने, मेरी पत्नी ने, मेरी माताजी ने, हमारे पूरे परिवार ने अभी यहाँ नागपुर में हमने वोटिंग किया है। और मैं पूरे देश की जनता से और महाराष्ट्र की जनता से अपील करना चाहता हूँ, भारत का लोकतंत्र ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र को तभी मजबूती मिलेगी जब लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेंगे। और मेरा विश्वास है कि भारत की जनता, महाराष्ट्र की जनता, विदर्भ की जनता, नागपुर की जनता बड़े पैमाने पर आज वोटिंग करेगी और देश में एक मजबूत सरकार लाने के लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।